क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दो। ये बनाया कोई भी। हम्म क्या बोले तुम लोग, तब ना हमको बनाया कि नहीं बनाया कुछ पता नहीं। बनाया है, कंफर्म है कि नहीं बनाया। तुम लोग में देखो तो चल रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला नंबर क्वेश्चन देखो, आ तो ठीक ठाक रहा है। और बड़ा कर दें क्वेश्चन को, ये वाला। है ना, इसको ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, एक एमीटर में 0.1 एम्पियर की धारा बहने पर पूरे पैमाने का विक्षेप प्राप्त होता है। इसे 10 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने पर एमीटर के प्रतिरोध तथा प्रयुक्त किए गए संट प्रतिरोध के बीच का अनुपात निकाल। तुम्हारे पास एक एमीटर है, ध्यान देना क्वेश्चन को, और एक एमीटर 0.1 एम्पियर की धारा बहने पर पूरे पैमाने का विक्षेप दिखाता है। इसका मतलब है कि ये जो मैक्सिमम करंट नाप सकता है, ध्यान देना बात को समझना, जो मैक्सिमम करंट नाप सकता है वो कितना है, 0.1 एम्पियर। ये अधिकतम करंट ये नाप सकता है, लेकिन इसको बदलना कितना में है, 10 एम्पियर में। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रयुक्त किए गए संट प्रतिरोध के बीच का अनुपात कितना होगा। अब देखो, संट का प्रतिरोध निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है? संट का प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है S बराबर, ध्यान से सुनना, S बराबर IG गुना G और बट्टा I माइनस IG। ये शंट प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है। तो शंट प्रतिरोध और किसका है, बदलने पर एमीटर के प्रतिरोध तथा प्रयुक्त किए गए शंट प्रतिरोध के बीच का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को समझ रहे हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो सबसे पहले समझो ऐसा कि तुम्हारे पास, मान लो कि ये तुम्हारे पास एक एमीटर था और ये एमीटर जो है वह 10 एम्पियर का करंट को मेजर कर सकता था। सॉरी, कितना था, 0.1 एम्पियर का करंट को मेजर कर सकता। ये 0.1 एम्पियर का करंट नाप सकता था। अब आप क्या किए कि इसको एक ऐसे एमीटर में बदले जो कि कितना एमीटर का एम्पियर का करंट नाप सकता है, 10 एम्पियर का। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक शंट प्रतिरोध लगाना होगा। किसमें? पैरेलल में। तो पैरेलल में शंट प्रतिरोध लगाइएगा तो पैरेलल में शंट प्रतिरोध कितना होगा, एस मान लेते हैं। अब आपको यह बताना है कि बदलने पर एमीटर के प्रतिरोध तथा प्रयुक्त किए गए शंट प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध और शंट प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। अब तुम लोग को फॉर्मूला मालूम है कि शंट प्रतिरोध S बराबर होता है IG गुना G और बटा क्या होता है, I माइनस क्या, IG। IG क्या हो गया, तो IG हो गया धारा मापी का प्रतिरोध, और यहां धारा मापी तो नहीं है, यहां पर क्या है, अरे यहां पर धारा मापी नहीं ना है, यहां पर कौन है, एमीटर। तो IG हो गया एमीटर से मापी जाने वाली धारा। लिखो जल्दी से फॉर्मूला, IG हो गया एमीटर से मापी जाने वाली धारा, एमीटर से मापी जाने वाली धारा।
एमीटर से मापी जाने वाली धारा। आई क्या हो गया, जिस धारा का माप लेना है। आई हो गया जिस धारा का माप लेना है या जिस धारा को मापना है। जी क्या हो गया, जी हो गया एमीटर का प्रतिरोध, यहां पर एमीटर का प्रतिरोध। और एस क्या हो गया, तो एस हो गया शंट का प्रतिरोध। एस हो गया शंट का प्रतिरोध। एस हो गया शंट का प्रतिरोध। अब बताओ तुम लोग, अब भी बनेगा तुम लोग से कि अभी भी नहीं बनेगा? तो फॉर्मूला भी बता दिया। किसका किसका बोल रहा है बताओ तो। इसे 10 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने पर एमीटर के प्रतिरोध तथा प्रयुक्त किए गए शंट प्रतिरोध। देखो एमीटर का प्रतिरोध यहाँ पर कितना है, जी, और शंट प्रतिरोध कितना है, एस। तो तुमको निकालना है जी बाई एस का अनुपात। तो जी बाई एस बराबर कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी, और बट्टा क्या हो जाएगा, आई जी। अरे जी बाई एस बराबर आई माइनस आई जी बट्टा आई जी होगा। कितना करंट नापने के लिए बनाया, 10, माइनस आई जी की वैल्यू कितनी, 0.1, और बट्टा कितना, 0.1। 10 में 0.1 गया, कितना बचा, 9.9, और बट्टा 0.1। बोलो कितना हो गया, ये अनुपात हो गया 99। यानी आंसर हो जाएगा 99:1। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, कहीं गलती तो नहीं किया है। 10 एम्पियर नापना है, 10 में 0.1 गया तो 9.9 बचा। पहले कितना नाप रहा था, 0.1। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कहीं डाटा उटा गड़बड़ होगा, ये 0.1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो अगर ये 1 होगा तब तो आंसर आ जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। 10 माइनस कितना हो जाएगा, 1, अब बट्टा कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 9:1। उतार लो क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका 9:1। ये हो जाएगा 9:1 यानी 9:1। एएलपी फुल टेस्ट का डिस्कशन डेली करवा दीजिए ताकि टेस्ट के बाद तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और गलती पता चल जाए। संभव नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बन गया, हो गया है। देखो ये बड़ा जी जो हो गया, असली में फॉर्मूला क्या होता है ना, देखो असली का इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है कि इसमें एक एमीटर बनाने के लिए हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगाते हैं, शंट लगाते हैं। तो फॉर्मूला मूल रूप से इस रूप में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ गैल्वेनोमीटर न लेकर के यहाँ पहले से क्या कर लिया कि एक एमीटर ले लिया। गैल्वेनोमीटर के जगह पर क्या लिया हुआ है, एमीटर। तो अब सारा फॉर्मूला किसके हिसाब से सेट होगा, एमीटर के हिसाब से। तो जहां जहां टर्म गैल्वेनोमीटर आता था, अब वहां वहां टर्म क्या हो जाएगा, एमीटर का आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया, इतना ही बात है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर है हम लोग का नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर हो गया 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक 10 मिलीमीटर लंबे पेन को अवतल दर्पण के सामने लंबवत रखा गया। पिन की 5 मीटर लंबी प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर बनती है। इस दर्पण का आपको क्या करना है कि फोकस दूरी ज्ञात करना। ध्यान से समझो, कौन सा दर्पण है पहले बोलो, अवतल दर्पण है। पता है कि एक अवतल दर्पण के सामने एक 10 मिलीमीटर लंबे पिन को अवतल दर्पण के सामने लंबवत रखा गया। पिन की 5 मिलीमीटर लंबी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनी। दर्पण के सामने मतलब प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक की काल्पनिक। अवतल दर्पण है मान लो, ये अवतल दर्पण, दर्पण के सामने का मतलब इधर हुआ, दर्पण के पीछे का मतलब इधर हुआ। 10 मिलीमीटर लंबा पिन रखा आपने
और 5 मिलीमीटर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। सामने प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो वह वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। तो फॉर्मूला लगाओ, m बराबर होता है क्या दर्पण के केस में? माइनस v बाई यू। अब बताओ, यहां पर माइनस तो रहेगा ही, v का मान क्या m बराबर माइनस v बाई यू होता है? ये रहने दो, अभी एक फॉर्मूला इसके रहने दो। अभी सबसे पहले एक और फॉर्मूला यूज करो। इससे पहले तुम फॉर्मूला क्या यूज करो, ध्यान से देखो। इससे पहले तुमको फॉर्मूला यूज करना होगा, m बराबर होता है एच आई बाई एच ओ, होता है ना? m बराबर क्या होता है? एच आई बाई एच ओ। क्वेश्चन ये हम पगलाइए जाएंगे, है? नहीं पगलाएंगे। अरे हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, गायब हो गया। खींच के लाए? कहाँ से खींच करे? है कहीं क्वेश्चन? इतना बड़ा करने के बाद कहीं क्वेश्चन है नहीं। 3 नंबर है और हमारा कहाँ भाग गया? 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था? थोड़ा हम अपना असली नहीं, देखो समझ में तो आ जाएगा, ऐसा कोई थोड़ी ना कि नहीं समझ में। अभी थोड़ा टाइम लगे, टाइम है नहीं, हम अपना ओरिजिनल वाला को कर लेते हैं। यही चलेगा, सबसे आसान। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। एक 10 मिलीमीटर लंबी पिन को अवतल दर्पण के सामने लंबवत रखा गया। पिन की 5 मीटर लंबी प्रतिबिंब दर्पण के सामने प्राप्त हुई। अब देखो, सबसे पहला क्या करना है कि हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है, m बराबर एच आई बाई एच ओ। फॉर्मूला तो सब लोग जानता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। अब एक बात बताओ, यहाँ जो 5 मिलीमीटर लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा कि काल्पनिक होगा? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। तो प्रतिबिंब का आकार हो गया -5, और पिन का आकार असली में कितना है? 10। तो -5/10, इसका मतलब m का वैल्यू कितना हो गया? -1/2। बोलो ठीक है। अब तुम लोग एक फॉर्मूला जानते हो कि m बराबर दर्पण के केस में होता है -v/u। m का वैल्यू कितना हो गया? बोलो। -1/2 बराबर -v/u। माइनस माइनस कट गया, तो v बराबर कितना हो गया? अरे v बराबर कितना हो गया? v बराबर u/2। तो प्रतिबिंब पिन की 5 मीटर लंबी प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पे बनी। तो v का मान तो तुमको पता है, कितना दिया हुआ है? 30। 1/2 बराबर v का मान दिया हुआ है 30, दर्पण के सामने मतलब बाएं साइड, तो कितना हो गया? -30 बराबर u। बोलो u बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया? -60। अब देखो, मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। v का वैल्यू कितना है? -30। u का वैल्यू कितना है? -60, अब बराबर 1/f। 30 और 60 का एलसीएम बोलो। 60 -2 और -1 बराबर 1/f। f का मान कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। है ऑप्शन m बराबर, अरे माइनस तो आइए करेगा, m बराबर कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। कहीं कैलकुलेशन के लिए देख लेना, गड़बड़ तो नहीं है। m बराबर एच आई बाई एच ओ, 5/10 यानी -1/2। ठीक है, -1/2 -v/u, v बराबर u/2 यानी u बराबर 2v। 2v हो गया यानी -60, ये भी सही है। -90, चलो सही है, आंसर हो जाएगा 2 का बी ऑप्शन, -20 सेंटीमीटर।
कहाँ पर? कहाँ पर है? मेरा ना गलती, प्लस है तो यहाँ प्लस है। 1/v प्लस 1/u, 1/-30 प्लस 1/u का मन कितना? -60। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तीसरा नंबर। कहता है मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर, बना लिया तुम लोग? जल्दी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ तप्त करने पर मैंगनीज का निष्कर्षण किया जाता है। इस अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, मैंगनीज ठोस रूप में उत्पादित होती है, मैंगनीज एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। कहता है मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन कराया जाता है। यह मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इसको आपने एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन करवाया, क्या हुआ है? मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ करने पर मैंगनीज का निष्कर्षण हुआ, यानी मैंगनीज निकला और साथ में क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखो रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करके लिखो, तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, 2 3 जा 6 है, इसका मतलब 4 एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन का कितना जरूरत पड़ रहा है? 6 जरूरत पड़ रहा है, तो यहाँ पर 2 3 6, यानी कि यहाँ 3, तो 3 MnO2 प्लस 4 Mn, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 Mn। बैलेंस हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। और इस प्रक्रिया में जब एल्यूमिनियम जो है वह किसका काम कर रहा है बताओ तो? एल्यूमिनियम MnO2 से ऑक्सीजन को हटा रहा है ना, यानी एल्यूमिनियम MnO2 का अवकरण करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है। अरे मैंगनीज डाइऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन हटा, तो ये काम किया क्या चीज का? इसका रिडक्शन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम में आके ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ। क्या बताए थे? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रेड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या हो गया? रेड्यूसिंग एजेंट। अब कहानी बात को ध्यान से अच्छा से समझो। पहला कहता है यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, बिल्कुल सही है। ये जब रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में बहुत सारा मात्रा में क्या निकलता है? हीट। पहला रिएक्शन सही है। मैंगनीज ठोस रूप में उत्पादित होता है, और मैंगनीज एल्यूमिनियम की तुलना में, मैंगनीज ठोस के रूप में उत्पादित नहीं होता मैंगनीज, क्योंकि इतना हीट पैदा होता है कि मैंगनीज किस स्टेट में आता है? लिक्विड। तो दूसरा नंबर जो है मैंगनीज ठोस रूप में उत्पादित होता है, गलत है। मैंगनीज एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। अगर मैंगनीज एल्यूमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील होता है तो एल्यूमिनियम मैंगनीज को हटाई भी नहीं करता, इसीलिए डी ऑप्शन अपने आप क्या हुआ? गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। मैंगनीज डाइऑक्साइड का एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 4। नहीं बनाया होगा तुम लोग। एक समतल उत्तल लेंस की वक्रत पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? कौन सा लेंस है? समतल उत्तल लेंस। बनाने आता है? समतल उत्तल लेंस ऐसे बनता है, इसका पहला सतह समतल होगा, दूसरा सतह उत्तल होगा। इधर से देखो है उत्तल, इधर से देखा है समतल। पहला सतह इधर से देखना है, दूसरा सतह इधर से देखना है। लेंस की फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 गुने क्या होता है? 1/r1 माइनस क्या होता है? 1/r2। निकालना क्या है? लेंस की फोकस दूरी। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 1.5। अरे 1.5 दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है तो 1.5 यहाँ दिया ही हुआ है, 1.5 है। बट पहला सतह समतल है तो समतल का वक्रता त्रिज्या कितना होता है? अनंत। माइनस 1/r2। देखो दूसरा ऐसे है तो इसका सेंटर इधर गया ना, इसका सेंटर गया था, r2 का वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब -20। पहला सतह का अनंत हो गया, दूसरा सतह का दिया हुआ है कितना है? 20। इधर की ओर है तो माइनस, इधर की ओर रहता तो प्लस। अब बताओ माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? आधा गुने 1/20। बोलो फोकस दूरी कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी।
4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हो गया। चार के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 5। ग्लोबिन अणु संश्लेषण में समस्या के कारण थैलेसेमिया और सिकल सेल अनीमिया दात्र कोशिका अरक्तता होती है। सही कथन का चयन कीजिए। देखो, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो ग्लोबिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण थैलेसेमिया एक बीमारी होता है, और दूसरा बीमारी होता है जिसका नाम होता है क्या चीज? सिकल सेल अनेमिया, दात्र कोशिका रक्तता, जिसमें क्या कि जो आरबीसी होता है वो हंसिया के आकार का हो जाता है, सिकल सेल हंसिया के आकार का। अब सही कथन का इसमें तुलना करना है। कहता है दोनों रोग ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण में गुणात्मक दोष के कारण उत्पन्न होते हैं, नंबर एक। दूसरा, दोनों रोग ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण में मात्रात्मक दोष के कारण होते हैं। अब एक कहता है गुणात्मक दोष के कारण, एक कहता है गुणात्मक, कौन सा दोष के कारण? मात्रात्मक दोष के कारण। देखो, एक्चुअल में ये दोनों जो होता है ना, वह आपका अनुवांशिक रोग होता है। और अनुवांशिक रोग कैसा होता है? तो ये आपके क्रोमोजोम्स के गड़बड़ी, क्रोमोजोम पर उपस्थित जीन्स होता है उसके गड़बड़ी के कारण होता है। इसीलिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोष नहीं होगा। थैलेसेमिया ग्लोबिन अणुओं के कम संश्लेषण के कारण होता है, ये वाला कथन सही है। क्वेश्चन में कहीं ये रहा है कि ग्लोबिन अणु संश्लेषण में समस्या के कारण, तो सी नंबर जो है थैलेसेमिया ग्लोबिन अणुओं के कम संश्लेषण के कारण होता है, सी सही है। दोनों एक्स गुणसूत्र से संबंधित अनुवांशिक रोग है, गलत है। ये एक्स क्रोमोसोम का बीमारी नहीं होता, किसका होता है? दैहिक गुणसूत्र का बीमारी। कौन सा? दैहिक गुणसूत्र का। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है अगला 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य रूप से अधातुओं के लिए सही है? ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, बोलो सही है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य रूप से अधातुओं के लिए सत्य है? अधातुओं के लिए सत्य है, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। दूसरा, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, आघात किए जाने पर रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अधातुओं के लिए इसमें से कौन सा सत्य है, बताना है। सबसे पहला बात बताओ, आघात किए जाने पर ये रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो कंफर्म गलत है। अधातु को पीटेंगे तो टन टन का आवाज आएगा? नहीं। इसीलिए आघात किए जाने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, पहला कथन गलत, ये गलत है। अम्लों के साथ सक्रिय रूप से अभिक्रिया करता है, नॉन मेटल एसिड के साथ जल्दी रिएक्ट करता है? नहीं। कौन करता है? मेटल। ये भी गलत है। ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये भी गलत है। नॉन मेटल वायु के साथ अभिक्रिया करता है, बहुत सारा नॉन मेटल। ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये सही है। जनरली नॉन मेटल जो होता है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। मेटल पानी के साथ जनरली रिएक्ट करता है, लेकिन नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 7। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक यौगिक में नहीं होती है, बताओ। संगठन चर होता है, संगठन इसका परिवर्तनशील होता है क्या? नहीं। यौगिक का संगठन हमेशा क्या रहता है? फिक्स। कौन नहीं होती है? तो पहला स्टेटमेंट ही गड़बड़ है। संगठन चर यानी परिवर्तनशील होता है, यौगिक का संगठन क्या होता है? निश्चित, पहला गलत हो गया। यौगिक के सभी कण केवल एक प्रकार के होते हैं, सही है, एक ही प्रकार के अणु से बना है। यौगिक के कणों में दो या इससे अधिक तत्व होते हैं, यह भी सही है। सामान्य भौतिक विधियों से यौगिक के अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। इसलिए पहला आंसर हो जाएगा संगठन परिवर्तनशील होते। ये गलत बताना था, कौन सा नहीं है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 8 नंबर। 8 नंबर का आंसर बोलो। पादपों में अगुणित जीवन चक्र किसकी उपस्थिति प्रदर्शित करता है? देखो, पादप का अधिकांश जीवन जो होता है वह द्विगुणित होता है। केवल गैमेट यानी युग्मक जो होता है वह क्या होता है? अगुणित। कहता है एकल या कुछ कोशिका वाले अगुणित युग्मोक भेद अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी गैमेटोफाइट जो होता है गैमेटोफाइट अवस्था को प्रतिनिधित्व करता है, यह गलत है।
मुक्त जीवी युग्मोक्तभिद जो जीवन चक्र में प्रभावी होते हैं, सही है। द्विगुणित बीजाणुभिद जो प्रभावित तथा स्वतंत्र है, ये नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होता। और उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। जब प्लांट के बारे में पढ़ोगे डिटेल तो वहां पर आपको इसका डिटेल आ जाएगा। नहीं होता है, पानी का जो अणु होता है, पानी एक यौगिक है, तो पानी का जितना भी अणु होगा H2O सब एक ही प्रकार का होगा, अलग अलग कोई थोड़ी ना होगा। कोई भी यौगिक में चीनी का जितना अणु होगा सब एक जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मिलान करना। मिलान करने में सबसे आ जाओ, महिला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कितना झिल्ली वाला होता है? 2 झिल्ली वाला। राइबोसोम क्या होता है? झिल्ली विहीन। लाइसोसोम एकल झिल्ली। यानी आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 10। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्ररोह का मतलब क्या होता है? शूट के दीर्घीकरण में मदद करता है? कौन? तना का लंबाई कौन बढ़ाता है? तना का लंबाई बढ़ाने में कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? सेल डिवीजन में मेनली मदद करता है। तना का लंबाई बढ़ाना मेनली किसका काम होता है? जिबरलिन का। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? पत्तियों को क्या करता है? गिराने का कार्य करता है। पत्तियां गिराना इसके कारण होता है। और एथिलीन क्या होता है? फल पकाने के लिए होता है। और ऑक्सिन होता है सेल डिवीजन में मेन मदद होता है। जड़ और तने के शीर्ष की जो लंबाई होती है ना, वो किसके कारण बढ़ती है? ऑक्सिन से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 11। पॉरीफेरा के मामले में अस्पंज गुहा कशाभी कोशिकाओं से पंक्तिबद्ध होती है, जिसको क्या कहते हैं? पॉरीफेरा का एग्जाम्पल बोलो। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल बोलो। स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस का अगर शरीर देखोगे ना, तो स्पॉन्जी का जो शरीर होता है उसमें छोटा छोटा नुकीला नुकीला बहुत सारा सेल होता है। और उस छोटे छोटे नुकीले सेल को क्या कहते हैं? कोएनोसाइट। ओस्टिया क्या होता है? ऑस्टिया होता है अस्थि। इसीलिए ये तो आंसर नहीं होगा। ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम क्या होता है? ऑस्टिया मतलब अस्थिया यहाँ नहीं होगा, यहाँ ऑस्टिया मतलब होता है छोटा छोटा छिद्र को ऑस्टिया कहा जाता है। ये छोटा छोटा छिद्र किसके बॉडी में? पॉरीफेरा के बॉडी में। पॉरीफेरा के बॉडी में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको ऑस्टिया कहा जाता है। ऑस्क्यूलम क्या होता है? या ऑस्क्यूला पॉरीफेरा के बॉडी का सबसे बड़ा छिद्र ऑस्क्यूला कहलाता है। पॉरीफेरा के बॉडी का सबसे बड़ा छिद्र ये आपका कहलाता है ऑस्क्यूला। और ये स्कैपुला क्या होता है? नाम तुम लोग सुने हो स्कैपुला? कंधा का जो चौड़ा हड्डी होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? स्कैपुला। अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर। एक विद्युत परिपथ में क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब ए बी सी एक विद्युत स्रोत के समानांतर जुड़े हैं। उनकी दीप्ति के संबंध में क्या होने की संभावना है? देखो, एक बल्ब है 40 वाट का, एक बल्ब है 60 वाट का और एक बल्ब है 100 वाट का। और कैसे जोड़ा बोलो तीनों को? पैरेलल में। पैरेलल में आप क्या जानते हैं? अरे पैरेलल में आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है कि जिस बल्ब का पावर ज्यादा वो ज्यादा चमकेगा, सीरीज में जिस बल्ब का पावर कम वो ज्यादा चमकेगा। याद रखना, सीरीज में कम पावर का बल्ब अधिक प्रकाश देगा। सीरीज में कम पावर का बल्ब अधिक प्रकाश देगा, अधिक प्रकाश देगा। पैरेलल में अधिक पावर का बल्ब अधिक प्रकाश देगा। पैरेलल में अधिक पावर का बल्ब अधिक प्रकाश देगा। अब कहता है एक विद्युत परिपथ में क्रमशः तुम्हारा कितना वाट है? 40, 60 और 100। ए बी और सी, तो सबसे ज्यादा कौन देगा? सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। सभी बल्बों की दीप्ति एक समान होगी, गलत। बल्ब ए की दीप्ति अधिकतम होगी, गलत। बल्ब बी की दीप्ति ए से अधिक होगी, सही। बल्ब सी की दीप्ति ए से कम होगी, गलत।
सबसे ज्यादा कौन दीप्ति होगा? सी, उसके बाद कौन? बी, और उसके बाद कौन? ए। इसी हिसाब से एक ही स्टेटमेंट सही है और आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखो, तड़ित झांझा के विकास के दौरान आसमान में जब बादल बनता है और बादल में जब चार्ज आता है तो कहता है तड़ित झंझा यानी वही लाइटनिंग के दौरान बादलों के ऊपरी किनारों के पास डैश आवेश एकत्रित होता है और जमीन के पास भी डैश आवेश जमा हो जाता है। देखो, ये जो बादल बनता है तो बादल कैसे होता है? तो एक्चुअल में जल का अणु और आपस में टकराते हैं और वायु से इनका घर्षण होता है, जिसके कारण इन पर चार्ज डेवलप होता है। ऊपर में बादल में जो चार्ज होता है वह होता है प्लस चार्ज, बादल में नीचे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज, फिर अर्थ पर जो चार्ज आता है वह कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये याद रखना, ये तुम्हारा बादल हुआ, बादल के ऊपर का लेयर में प्लस, बादल के नीचे का लेयर में माइनस और अर्थ पर क्या? प्लस। अब ये जब पर्याप्त दूरी पे रहता है, मतलब इतना दूरी पे आ जाता है तो माइनस प्लस की ओर मूव करने लगता है और इसी दौरान क्या होता है? वही जो चमक देखने को मिलता है। तो पूछ रहा है कि बादलों के ऊपरी किनारों के पास कौन सा होगा? बोलो पॉजिटिव, और जमीन के पास कौन सा होगा? पॉजिटिव। इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक और धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर है 14। नीचे दिए गए कथन को आपको बताना है, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। आपको पता है क्या क्वेश्चन है? कथन क्या कहता है? रक्त प्लाज्मा शरीर के कुल रक्त की मात्रा का लगभग 5वां हिस्सा होता है। गलत है। रक्त प्लाज्मा शरीर के कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है। अब 55% का मतलब आधे से ऊपर हुआ, तो पहला तो गलत हो गया। प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा होता है ब्लड में 55% और सेल्स कितना होता है? कॉर्पसल्स 45%। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, यह रक्तचाप और मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, प्लाज्मा से प्रेशर मेंटेन रहता है। कहता है ए और आर दोनों सही है। गलत। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत। ए सत्य है, ये गलत हो गया। ए असत्य है किंतु आर क्या है? सत्य है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। 15 नंबर देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों, ध्वनि तरंगों और जल तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? वे परावर्तन दिखाती हैं। सही है ना? तीनों प्रकार का तरंग हो, चाहे विद्युत चुंबकीय, ध्वनि और जल, सब परावर्तन दिखाएगा, सब ऊर्जा का वहन करेगा। दूसरा भी सही है, सब ऊर्जा का वहन करेगा तो प्रेशर है, लेकिन वे निर्वात में आगे बढ़ सकती हैं। गलत। कौन नहीं बढ़ सकता है? बताओ। ध्वनि तरंग। इसलिए आंसर हो जाएगा कौन सा? 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं ना बढ़ सकता है, इसीलिए डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन खत्म हो गया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर है 16। किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह पिंड के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर होती है। गलत। विशिष्ट ऊष्मा धारिता केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इकाई द्रव्यमान के लिए परिभाषित है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। यह पिंड के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करता है। गलत है। यह पिंड के, यह केवल पिंड के तापमान पर निर्भर करता है। पहला है यह पिंड के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर होता है। गलत। यह पिंड के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता है ना, तो ये क्या हुआ? सही। पिंड के तापमान पर भी निर्भर नहीं करता, इसलिए आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर डी। लिखना है तो लिख सकते हो, विशिष्ट ऊष्मा धारिता केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल से अगर प्राप्त किया जाता है? अगर किससे प्राप्त होता है? बोलो। जेलिडियम से। वॉल्वॉक्स कैसा होता है? तो वॉल्वॉक्स याद रखना कॉलोनियल शैवाल है, जो कॉलोनी बना के रखता है। कॉलोनियल एल्गी। अगर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, आइसक्रीम वगैरह बनाने में यूज होता है। अलवा जो होता है ना, अलवा, इसको समुद्री सलाद कहा जाता है।
स्पाइरोगाइरा ये क्या होता है? ये फिलामेंटस एल्गे है। फिलामेंटस मतलब तंतु वाला एल्गी। स्पाइरोगाइरा ऐसा देखने में लगेगा, इस टाइप का, ऐसा। एनसीईआरटी में देखना, पिक्चर दिया हुआ रहता है। वॉलवॉक्स जो होता है ना, वो कॉलोनी बना कर रखता है, इसे कॉलोनी में रहता है। तो याद रखना, वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गी है, समूह में रहता है। स्पाइरोगाइरा कैसा है? फिलामेंटस, MENTOUS है। हाँ, सवाल है सब, सवाल का प्रकार है। अगला देखो, वाटसन और क्रिक के मॉडल के अनुसार डीएनए का एक दौर पास होता है। डीएनए का एक दौर कहने का मतलब ये ऐसे तुम्हारा डीएनए का मॉडल है, तो ये एक राउंड जो होता है ना, इसमें टोटल 10 जोड़ा होता है। 10 जोड़ा का मतलब कितना हो गया? 20 गो। ये 1 2 3 4 5 करके कितना होता है? 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी लंबाई अगर लिखना है तो लिख लो, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एक जोड़ा का लंबाई कितना होता है? मतलब एक दौड़, यहाँ पर एक दौड़ का जो लंबाई होगा, यहाँ लिखना 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ये लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम का। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर है 19। एक बांध में पानी उसकी दीवारों पर जो दाब डालता है वह मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? दाब बताओ तो किस पर निर्भर करता है? P बराबर DGH। पहला है बांध में पानी की गहराई पर, सही है। दूसरा गुरुत्वाकर्षण पे, सही है। तीसरा तापमान में अत्यधिक परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन होगा तो घनत्व में परिवर्तन होगा, तो तीसरा भी सही है। आंसर हो जाएगा कौन सा? 1 2 और 3। देखो, बांध में पानी की गहराई पे परिवर्तन हुआ, गुरुत्वाकर्षण पे हुआ, और तापमान से घनत्व बदलेगा, तो ये भी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 2 3। लास्ट क्वेश्चन देखो 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विरंजक चूर्ण के लिए सही नहीं है? रासायनिक उद्योगों में अपचायक पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग होता है, गलत। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, पहला गलत हो गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, ऑक्सीडाइजिंग पदार्थ होता है। हाँ, आंसर यही होगा, सही नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो गया। कागज कारखानों में काष्ठ लुगदी के विरंजन के लिए इसका प्रयोग होता है, सही है। पेयजल के बीच संक्रमण में इसका प्रयोग होता है, सही है। वस्त्र उद्योग में वस्त्र के लिए इसका होता है, ये भी सही है। क्या हुआ, सेट में क्वेश्चन था ये आज वाले में? अच्छा तो है, आंसर उसका ये नहीं है, तो इसीलिए तो लोग